नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मंत्रवाटी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में साधु संतों से भी संवाद किया और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर साधु संतों से संवाद और विचार विमर्श किया। उन्होंने कुंभ मेले को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए समय रहते आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है। हम सब मिलकर 2027 में सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है सर, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है। लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसमें हमारी पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बहुत बड़ा योगदान हमेशा से करती है। आगे बहुत बड़ा योगदान देगी। मैं नितिन नवीन जी को बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वैदिक परंपरा के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में आता तो खरमास लगता है, इसमें सारे शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो कल चूंकि 16 तारीख सूर्य जो है धनु राशि में आ रहे हैं और आज शीतला एकादशी का पवित्र दिन है, भगवान शिव का सोमवार का दिन था। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि महीना समाप्त होने से पहले भगवान शिव का अभिषेक हो और हवन हो और साथ ही अखाड़ा के जो हमारे सभी संप्रदायों के जो अखाड़ा परिषद के संत हैं, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिले, इसलिए तात्कालिक प्रोग्राम उनका बना, उसी निमित्त वो यहाँ आए थे। बिल्कुल कुंभ मेले का जो शुरुआत हुआ है और हम लोगों की ये आशा है, आज भगवान शिव के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त किया है, भगवान शिव से प्रार्थना किया है। पूरी हमारे संतों का पूरा सहयोग शासन के साथ में रहेगा। जो धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं सन्यासी अखाड़ों की, वैष्णव अखाड़ों की, उदासीन अखाड़ों की, निर्मल अखाड़े की है, उसी परंपरा के अनुसार हम लोग समय समय पर अधिकारियों के साथ वार्तालाप करके जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास दागदार रहा है और उसे अपने अतीत पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाकर देश को अस्थिर करने का काला दौर आज भी लोगों को याद है। हनी पाठक ने कांग्रेस से सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी और भारत आखिर कब टूटा था। साथ ही उन्होंने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली को भी पूरी तरह से फ्लॉप। देखिए, किस तरीके से देखने की जहां तक रही बात, तो इनको जिस तरीके से देखना चाहिए पूरी जनता उसी तरीके से देख रही है और सत्ता से बाहर का रास्ता इनको दिखा भी रही है। तो वही कार्य इनके साथ किया जा रहा है कि सत्ता से इनको बहुत दूर रखा जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जनता समझ चुकी है कि इनके लिए रोजगार एक राजनीति के रूप में आज तक चला आ रहा था, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और ये जिस प्रकार से इससे पहले ये मोहब्बत की दुकान भी चला रहे थे
और भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो ये समझ नहीं पाई आज तक कि भारत टूटा कपड़ा जो ये जोड़ने के ही चल पड़े थे। तो जब जब इस तरीके का ये कर रहे हैं शोर शराबा, तब तब इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। और इस बार भी इनको निश्चित तौर पर फिर जनता एक बार सबक सिखाएगी और इन्हें फिर से ये बताएगी कि कौन वोट चोर है, कौन क्या है। शायद ये अपना इतिहास भूल चुके हैं, रायबरेली में क्या हुआ था और किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई थी सत्ता में बने रहने के लिए। लाखों लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया था, लाखों लोगों की हत्या करी थी। तो ये सभी चीजों को इनको एक बार देखना चाहिए। अपने इतिहास से मैं समझ सकती हूँ कि बदबू बहुत आती होगी इनके काले इतिहास से, लेकिन एक बार इनको झांकना चाहिए, उसके बाद इस तरीके की प्रोपेगेंडा वाली राजनीति शुरू करनी चाहिए। हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जारी स्थायी और जाति निवास प्रमाण पत्रों की जांच अब तेज हो गई है। अब तक जांच समिति ने 2000 से अधिक प्रमाण पत्रों की समीक्षा की, जिनमें 89 अपूर्ण और संदिग्ध पाए गए, जिन्हें निरस्त कर दिया गया। वहीं सीएम धामी के निर्देश पर सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रमाण पत्र जितने भी पिछले 5 वर्ष में जारी हुए थे, सभी का डाटा निकाला जा रहा है। जो भी उसमें उपलब्ध अभिलेख हैं उनका परीक्षण करवाया जा रहा है। जिस भी प्रमाण पत्र के संबंध में अभिलेख पूरे नहीं पाए जा रहे हैं या अभिलेखों में कोई कमी पाई जा रही है, ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को चिन्हित करके समिति के माध्यम से परीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त की जा रही है, जिस आख्या के आधार पर प्रमाण पत्रों को निरस्त भी किया जा रहा है। अभी तक हमारे 89 प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। अभी अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है, उसमें भी जो प्रमाण पत्र कुछ गुण पाए जाएंगे उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आप स्थायी के साथ साथ जाति प्रमाण पत्रों की भी जांच की जा रही है और जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उसको भी समिति के माध्यम से निरस्त करने के लिए अग्रसारित किया जा रहा है। सर, ये जो प्रमाण पत्र बने हैं, क्या इन पर भी, बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इसमें संलिप्तता तो अधिकारियों की भी है। इसमें जो भी प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र में जो अभिलेख हैं, अभिलेखों की जांच की जा रही है। जो उसमें रिपोर्ट लगाई गई है तत्कालीन पटवारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, उस रिपोर्ट को भी चेक किया जा रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी कार्मिक के स्तर पर लापरवाही की गई है, उस संबंधित कार्मिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। भोजपुर में नाबालिगों के दोपहिया वाहन चलाने पर पुलिस सख्ती करने जा रही है। कोतवाल नरेश चौहान ने इंटरमीडिएट विद्यालयों के प्रबंधन के साथ बैठक कर बच्चों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बता दें, पुलिस पहले स्कूल स्तर पर अभियान चलाएगी, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं नाबालिगों के बाइक चलाने पर अभिभावकों को 25,000 रुपए का चालान किया जाएगा। वहीं पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों को दोपहिया वाहन न देने की अपील की है। क्या चर्चा रही? आज हमने जितने हमारे भाजपुर कस्बे में या देहात में हमारे लगभग 14-15 इंटर कॉलेज हैं, उनके प्रधानाचार्यों को और अभिभावक संघ को बुलाया था। हमारा मेन मोटिव बुलाने का ये था कि कुछ समय से ये जो है सूचना आ रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 11, 12, 10 के बच्चे हैं, ये लोग जो है बाइक चला रहे हैं और उससे जो है अभी बीच में 1-2 एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो इसी अवेयरनेस के रिगार्डिंग हमने इनको आज बुलाया था और इनको थोड़ा बताया भी गया कि उसमें कानूनी प्रावधान में भी बहुत इसमें स्ट्रिक्ट वो है, नियम कानून है। जैसे कि इसमें अगर नाबालिग बच्चा वो करता है, ड्राइव कर रहा है, तो उसको 25,000 का जुर्माना उसके फैमिली को या अभिभावक को कम से कम, मतलब मैक्सिमम 3 साल की सजा भी है इसमें। और इवन यहाँ पर अगर नाबालिग बच्चा ड्राइव कर रहा है तो उसका जब वो 25 साल का होगा तभी उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इस तरह की चीजों से अवेयर क्या कराया गया। दूसरा मेन मोटिव हमारा ये है कि एटलीस्ट स्कूल प्रशासन की ओर से भी वहां पे उनके घरों को नोटिस जाए या उनको जो है तलब किया जाए फैमिली वालों को कि आप भी इसमें अपने बच्चों को बाइक्स वगैरह ना चलाने दिया जाए। इस अभियान को हम 2-3 दिन में हम स्टार्ट भी कर देंगे। अभी पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट सब जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मैसेज पहुंच जाए। हमने कुछ पीपीटी वगैरह भी हम तैयार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हम साइबर के रिगार्डिंग या नशे के दुष्परिणाम वगैरह इस टाइप की 4-5 पीपीटी भी हमने तैयार की है, जो कि हम उनके स्कूल्स में भी चलाएंगे। और जैसे असेंबली टाइम पे या ऐसे टाइम पे मेरी इन लोगों से बात भी हुई है, इसमें इस तरीके से हम इनके फैमिली को या फिर बच्चों को अवेयर करेंगे। हल्द्वानी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शोरूम से चोरी हुई 3 स्कूटी 24 घंटे के भीतर बरामद कर ली है। आपको बता दें, शोरूम के पूर्व कर्मचारी हिमांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया और तीनों स्कूटी जब्त कर ली है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले का खुलासा किया, वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। बेसिकली वादी के द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें
वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर, उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3 स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ में इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये एक मैसेज भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम पुनः एक ये देना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपने शॉप पर कर्मचारी रखते हैं उसका सत्यापन जरूर कराएं, कर्मचारी का, घरेलू नौकर का, ड्राइवर का, क्योंकि ये चीज़ भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रकाश में आई कि इसको ये सितंबर 2025 तक उसी शोरूम में ये तैनात था और उस शोरूम में तैनात होने के बाद इसने मात्र वहाँ से हटने के 3 महीने बाद इस घटना को अंजाम दिया। और साथ में इसमें ये भी है कि इनका आपराधिक इतिहास भी है जिसको हम लोग संबंधित थाने से वेरीफाई कर रहे हैं। देहरादून के दून अस्पताल में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब इमरजेंसी में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद के दौरान डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद डॉक्टरों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए हड़ताल शुरू कर दी। वहीं अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को तहरीर दी है और इमरजेंसी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की 12 बजे के आसपास 2 पक्ष हमारे यहाँ आए थे जो कि चोटिल हो रखे थे, उनका इलाज चल रहा था। तो जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी होती रही तो दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई भी होने लग गई। लड़ाई का जो इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा होने लग गई, जिसको बीच बचाव करने के लिए हमारे गार्ड्स थे, कुछ हमारे डॉक्टर्स थे और स्टाफ और पुलिस के भी कर्मी थे। तो वो सब लोग आ गए थे, परंतु ये लोग इतने वायलेंट हो रखे थे कि इन्होंने हमारे डॉक्टर्स के स्टाफ के साथ, पुलिस कर्मचारी के साथ और हमारे बाकी जितने भी लोग थे उनके साथ भी धक्का मुक्की की घटना हुई है। ये सारा का सारा हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग में आया हुआ है कि किस तरीके से मारपीट हुई है। मारपीट के बाद हमने देखा कि एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, अभी तो वो स्टेबल है, पर उसको काफी इन्होंने, इन्हीं में से 2 पक्ष में से एक पक्ष का था जिससे कि इन्होंने बहुत मारपीट कर दी। इन द इमरजेंसी ओनली इन बेड नंबर 2। फिर वहाँ से उनने उसको वहाँ पे मार पिटाई करना शुरू किया बहुत ही ब्रूटली तरीके से, उसको बेड से मारते मारते, वो जबकि वो बिल्कुल स्टेबल था, उसको कोई चोट नहीं थी जिसको उनने मारा है, बाकी जिस इंसान को चोट थी उसने उसको मारा, स्टेबल पेशेंट को, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज कर चुका था कि ये दूसरी पार्टी का था, ये वही था जिसकी लड़ाई हुई है। उसको इतना ब्रूटली मारते मारते घसीटते घसीटते कॉरिडोर तक लेके गए हैं, ब्रूटली। उसके बाद हमने फिर उसकी MLC बनाई, उसका ट्रीटमेंट किया। जिसको दोबारा इनने मारा उसका नाम भी विशाल सिंह ही था, बट वो 28 साल का मेल था। तो जो दोनों पार्टीज में उसकी जो दोनों थे वो दोनों विशाल सिंह ही थे, एक 27 साल का, एक 28 साल का। एक को पहले मारा था 27 साल वालों को जो ट्रीटमेंट के लिए आया था, बाद में जिसे इमरजेंसी में मारा उसका नाम भी विशाल सिंह ही था, 28 साल का, जिसे वहां वारदात में मारा गया शैंकी लोगों के द्वारा, जो भी उनकी पार्टी थी, फुल्ली अल्कोहल बिंज में थे वो सिनेरियो इतना वर्स था कि मतलब उनने वहाँ पे किसी को नहीं देखा, ना हम डॉक्टर्स को, ना पुलिस वालों को, ना हमारे गार्ड्स को, उनको सबको बेयर आउट कट ऑफ करके मार पीट के सबको इधर उधर करके वो कॉन्टिन्यूस फाइट चली अराउंड 1.5 आवर विद इन इमरजेंसी। और उस टाइम कोई एक पुलिस कांस्टेबल था हमारे पास, सतीश मिश्रा जी, उनकी भी MLC हमने बनाया क्योंकि हादसे के दौरान जब वो भी रोकने में, बचाव में कर रहे थे मरीज का, तो उनकी भी चोट आ गई थी काफ़ी हाथ में, तो उनने बचाव किया। बट उसके बाद पुलिस काफ़ी देर में आई, जब तक वो मारपीट करके सारे लोग भाग चुके थे। उसके भी काफ़ी 15-20 मिनट बाद पुलिस का पहुंचना हुआ उस जगह पे, वारदात पे, जबकि हम PCR चीतिया को उसी टाइम कॉल कर चुके थे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ये हो कि जब हमें समय पे, मौके पे तो काम आ जाए पुलिस, जब हम कर रहे हैं कॉल तब तो पहुंच जाए। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई और इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 91 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 42 का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं शेष शिकायतें संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं। साथ ही CDO ने अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हल्द्वानी में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर लालकुआं तेल डिपो के पास दो हाथियों के अचानक सड़क पर आने से अफरा तफरी मच गई, जिससे वाहन रुक गए और हाथियों ने प्रैक्टिस कर रहे युवाओं को दौड़ाया। वहीं वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाई और क्षेत्र में गश्त बढ़ानी शुरू कर दी है। हाथियों के फसल नुकसान और सड़क पर आने की घटनाओं को देखते हुए सोलर फेंसिंग और नियमित गश्त लगातार की जा रही है। देखिए, तराई क्षेत्र हाथी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि ठंड के मौसम के दौरान हाथी द्वारा आबादी क्षेत्र में विचरण किया जाता है। तो इसमें ठंड से पहले हमने तैयारी के तौर पे हमारी जितनी सोलर फेंसिंग जो एग्जिस्ट करती थी उनकी मरम्मत करा दी गई थी संपूर्ण क्षेत्र में। इसके साथ ही लगभग 10 किलोमीटर नई सोलर फेंसिंग का भी टेंडर हमारे द्वारा कर दिया गया था। इसका कार्य भी प्रगति में है, जो कि ऑलमोस्ट हफ्ते भर में पूर्ण भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहां पर हमें कुछ दिन पहले शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर हाथी आ रहा है। तो फील्ड के स्टाफ द्वारा वहां पर सुबह और शाम के टाइम पे जब हाथी का विचरण किया जा रहा है, उस समय लगातार गश्त की जा रही, इससे किसी दुर्घटना से बचा जा सके। और उसके साथ ही लोगों की पब्लिक डिमांड को देखते हुए उस क्षेत्र में कुछ स्थानों पे, संवेदनशील स्थानों पे वहां पर सोलर फेंसिंग भी टेम्पररी स्थापित की गई थी। तो उससे उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में सोलर फेंसिंग कराई गई वहां पर हाथी का विचरण कम हुआ है, बट अन्य क्षेत्रों में हाथी अभी भी जा रहा है। तो उसके लिए भी हम और सोलर फेंसिंग कराने के लिए, आपकी गश्ती टीम बढ़ाने के लिए, और साथ ही हमारे द्वारा स्थानीय जो ग्रामीण है वहां पर भी वहां से गांव से ही कुछ लोगों को चयनित करके वॉचर के तौर पे वहां भी नियुक्त किया गया है, जिससे कि वो भी लोगों को आगाह कर सके कि दुर्घटना से बचाए हैं लोगों को। देखिए, जो भी जानवर है वो कुछ डिवीजन को मानते नहीं, उनकी बाउंड्री फिक्स होती नहीं डिवीजन में, इसलिए हमारी जो भी कार्य योजना होती है वो सारी ही दूसरे डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट करके ही होती है। तो हमारा लगातार उनसे संपर्क में है, उनसे भी उनके भी जो क्षेत्र है उनके द्वारा भी वहाँ फेंसिंग कराई जा रही है, हमारे क्षेत्र में हमारे द्वारा फेंसिंग कराई जा रही है। और जो स्थान है, कॉमन स्थान पे ये डिसाइड किया जा रहा है कि कैसे कंबाइंड पेट्रोलिंग भी की जा सके, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी दुर्घटना से हम बच सकें। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के होटल और रिजॉर्ट क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए तैयार हैं। होटल मालिक आकर्षक पैकेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय व्यंजनों की व्यवस्था कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व अधिकारियों ने कहा कि सरकारी गेस्ट हाउस और होटल पहले से ही बुक हो चुके हैं। वहीं पर्यटकों और होटल मालिकों से पर्यावरण संरक्षण के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास के होटल और रिजॉर्ट क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान पर्यटकों का स्वागत करने की तैयारी में है। होटल के मालिक पर्यटकों के लिए आकर्षक पैकेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय व्यंजनों की विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें साल के अंत में अच्छी कमाई की उम्मीद है। एक्साइटिंग प्राइसेस रखे हुए हैं, एक्टिविटी बिल्कुल 2 दिन के लिए इंगेज्ड हैं। हर जो गेस्ट आएगा वो एक नया अनुभव लेके यहाँ से जाएगा, हमारी उत्तरांचल की संस्कृति से इंट्रोड्यूस होगा और हमारे उत्तरांचल के फूड से और कल्चर से इंट्रोड्यूस होगा। और इन सब चीज़ों के ऊपर से जो हमारे को सरकार की गाइडलाइन आती हैं उनको ध्यान में रखकर ही नया वर्ष मनाया जाएगा, हर वर्ष की भांति। इस संबंध में टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी गेस्ट हाउस और होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। अधिकारियों ने होटल मालिकों और पर्यटकों दोनों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान वन्य जीवों और प्रकृति रिजर्व के पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी जो हमारा जो क्रिसमस वाला जो हॉलीडे होता है और जो न्यू ईयर वाला होता है, क्योंकि इसमें सारे स्कूल बंद रहते हैं, ऑफिसेज में छुट्टी होती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो टूरिस्टों का जो फ्लो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तरफ देखा जाता है। हमारे जो सरकारी जो रेस्ट हाउसेज हैं वो सारे ऑलरेडी वो सारे फुल हो चुके हैं और आसपास जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उनमें भी काफी संख्या में टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके के होटल एसोसिएशन के अनुसार पर्यटकों की ओर से हो रही बुकिंग अब तक संतोषजनक है, लेकिन होटल व्यवसायियों को भरोसा है जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आएगा सभी होटल सैलानियों से पूरी तरह भर जाएंगे। जैसे कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे हर एक होटलियर जो अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी करते हैं, इस साल भी हम लोग अपने पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। काफी सारे होटल अलग अलग तरह से पैकेजेस निकाल रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के कल्चर प्रोग्राम और कुछ कमाऊनी प्रोग्राम, कुछ बॉलीवुड प्रोग्राम अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। बुकिंग का स्टेटस अभी तक तो ठीक ठीक बुकिंग है, बट उम्मीद करते हैं कि न्यू ईयर तक सब कुछ पैक हो जाना चाहिए हमारा।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल छुट्टियों के मौसम में बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटक आते हैं। होटल व्यवसायी उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 के अंत से पहले पर्यटक भारी संख्या में आएंगे, जिससे उनकी अच्छी कमाई होगी। देहरादून में पुलिस लाइंस रेस कोर्स में राष्ट्रीय डॉग शो आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश की 250 नस्लों के कुत्तों ने हिस्सा लिया। दून वैली केनल क्लब द्वारा 2 दिन तक चलाए गए शो में प्रतिभागियों ने अपने कुत्तों के गुण और प्रशिक्षण प्रदर्शित किए। कार्यक्रम जिम्मेदार प्रजनन, कुत्तों की सेहत और स्वदेशी कुत्तों के संरक्षण को समर्पित था। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सालाना राष्ट्रीय डॉग शो आयोजित किया गया। पुलिस लाइंस रेस कोर्स में विशाल ग्रेट डैन से लेकर नन्हे चिहुआ हुआ तक कुत्ते देखने को मिले। ये शो दून वैली केनल क्लब ने आयोजित किया था। 2 दिन चले शो में देश भर से कुत्ता प्रेमी और प्रजनक शामिल हुए। शो में देसी विदेशी नस्लों के करीब 250 कुत्ते थे। आज मेरे पास ये 70वां 71वां डॉग शो हो रहा है हमारा। मानिए हमारी संस्था दून वैली केनल क्लब 1984 से एक पंजीकृत संस्था है और हम लोग हर साल ऑल ब्रीड डॉग शो कराते हैं। इस बार का जो शो है, मुख्य आकर्षण जो इस बार का रहा हमारे पास 3 इंडियन ब्रीड, मेन जो इंडियन ब्रीड होती है ना, बाकी तो सारी नस्लें मूल निवासी इनका विदेशी नस्लें हैं, लेकिन इस बार जो 3 नस्लें हैं, रामपुर हाउंड, कैरवान हाउंड और रजपल्लम, ये 3 मुख्य नस्लें जो है इंडियन ब्रीड्स हैं, जो इस बार शो में प्रतिभागी लेने तमिलनाडु से आई हैं। और मुख्य आकर्षण के तो मेरे पास इस साल 250 कुत्तों डॉग्स की प्रेजेंटेशन है। प्रतिभागियों ने गर्व के साथ अपने कुत्ते दिखाए। उनकी खासियत, गुणों और सारे काम सामने लाए गए, जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। आज यहाँ पे डॉग शो है देहरादून के अंदर, तो इसमें हम अपने प्रदर्शन करने आए हुए हैं। और ये लॉन्ग कोट चिहुआवा होता है, ये पॉकेट डॉग से भी बोला जाता है और लॉन्ग कोट चिहुआवा भी इसकी ब्रीड का नाम होता है। ये पहले नंबर पे आया अपने उसमें एज के अकॉर्डिंग। इसकी खासियत बहुत वो होती है कि लो मेंटेनेंस डॉग है और वेरी प्लेफुल डॉग है, बहुत प्लेफुल डॉग है। ये जो डॉग है ये बकरी वालों के साथ रहते हैं और धीरे धीरे जो है लोग इसे घरों में भी पालने लगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने जानवरों के लिए, जैसे भैंस बकरियों के लिए, गार्डिंग के लिए। ये करीबन 1000 बकरियों की रखवाली के लिए जो है बकरी वाले अपने साथ रखते हैं 2 या 3 डॉग। जैसे जंगली जानवरों से, जैसे भालू हो गया, लेपर्ड हो गया, हिम तेंदुआ जिसे बोलते हैं। ये कार्यक्रम जिम्मेदार प्रजनन, कुत्तों की सेहत और स्वदेशी कुत्तों के संरक्षण को समर्पित था। 2 दिन चला डॉग शो रविवार को खत्म हुआ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।